देखिए ये रहे आप लोगों के पेन और ये रही बोर्ड एग्जाम की कॉपी जैसी एग्जाम में आएगी, और ये रहे आप लोगों की OMR सीट। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों को हिंदी के पेपर में बिना पढ़े 70 में 55 नंबर कैसे लाने हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पढ़ के जाते हैं और वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट को अच्छे नंबर कैसे लाने हैं और क्या ट्रिक वो लगाएंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। तो भाई पूरा वीडियो देख लेना और आप लोग आसानी से 70 में कम से कम 55 नंबर इस वीडियो को देख करके ईजिली ले आओगे। तो वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदी के पेपर में आपको बिना पढ़े 70 में 55 नंबर कैसे लाने हैं। ठीक है, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोग कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ के जाओगे फिर भी आप 70 में 55 नंबर या 60 नंबर ले आओगे। लेकिन अगर मैंने इस वीडियो को बनाया है तो ये समझ के बनाया है कि कोई ना कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ पढ़कर जरूर जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो जो चीज़ें मैं बताता हूं, अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हो तो एग्ज़ाम से पहले आप देखो, आप अपनी कॉपी को भी बहुत ही अच्छे से लिख के आओगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी को भी बहुत अच्छे से आप लिख के आओगे, जैसे कि आप देख सकते हो कितनी अच्छे से ये हैंड राइटिंग में कॉपी लिखी गई है। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत ही अच्छे से लिख के आओगे और बोर्ड एग्जाम में आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर होगा आपका। तो 70 में कम से कम 55 या 60 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है भैया, बिना पढ़े नहीं जाना है, कुछ ना कुछ आपको जरूर पढ़ के जाना होगा, तभी जा कर के आप अच्छे नंबर लाओगे। तो कुछ ना कुछ जो पढ़ के जाओगे वो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भैया हिंदी का पेपर कितने अंक का और कहाँ कहाँ से आएगा। देखो पेपर से पहले अगर आपको ये जानकारी हो जाती है कि हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा तो फिर आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करके आओगे। ठीक है, और अच्छी हैंडराइटिंग में करके आओगे। तो देखो सबसे पहले 20 मार्क्स का जो 20 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा वो भाई आएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 20 प्रश्न होंगे और 20 नंबर के पूछे जाएंगे, है ना। और मैं अगर बताऊंगा जो मैं तरीका बताने वाला हूं, ठीक है, वो तरीका अगर आप लगाओगे तो मैं ये गारंटी लूंगा कि अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं अगर आपको एग्जाम में आ रहे हैं बहुविकल्पी के तो 20 में से आप कम से कम 12 से 13 और यहाँ तक 15 प्रश्न भी आप आसानी से सही टिक मार के आओगे। ठीक है, उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। और देखो 50 नंबर के आपके परीक्षा में आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। क्या पूछे जाते हैं 50 नंबर के भाई? तो 50 नंबर के पूछे जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो कि आपको लिखने पड़ते हैं कॉपी में। घबराना नहीं है आप लोगों के लिए, यहाँ पर हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी लेकर के आए हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों में 50 में से कैसे आप लोग 35 से 40 नंबर लेकर के आओगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में एक गद्यांश पूछा जाएगा जो कि हिंदी का होगा, एक पद्यांश पूछा जाएगा, जीवन परिचय आएगा, खंड काव्य आपका पूछा जाएगा, निबंध आएगा, ठीक है, संस्कृत का गद्यांश आएगा और संस्कृत का पद्यांश पूछा जाएगा, पत्र आएगा और श्लोक आएगा। ठीक है, और देखो संस्कृत के 2 प्रश्न भी आते हैं तो वो भी आप लोगों के पूछे जाएंगे। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये समझना है कि 70 में 70 नंबर का जो पेपर आता है आप लोगों को किस तरीके से करके आना है कि 70 में आप लोग कम से कम 55 से 60 नंबर का क्वेश्चन लेकर 55 से 60 नंबर आप एग्जाम में लाओ। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आप लोगों को क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर जो कि आप लोगों का है गद्यांश। गद्यांश लिखने का ट्रिक, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने चले गए और ऐसा गद्यांश आ गया है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, फिर उस गद्यांश को कैसे आप सॉल्व करोगे और कौन सी ट्रिक आप लगाओगे जिससे कि आप लोग हर एक गद्यांश को अच्छे से कर लोगे और उसके सारे प्रश्नों को कर लोगे। और देखो जो गद्यांश होता है एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है, तो 6 नंबर में आप लोग आसानी से 5 नंबर ले आओगे। तो कैसे आप लोगों को करना है और देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देखिए बोर्ड परीक्षा का पेपर भी लेकर के आया हूँ जो कि 2023 में पूछा गया था। अब ये 2023 का एक पेपर है,
ठीक है, अब इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। ठीक है, अब देखो 20 नंबर के जो 20 एमसीक्यू जो कि बहुविकल्पी प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है, ये जो बहुविकल्पी प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे ये भाई आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे। अब इस 20 नंबर को अगर आपको पक्का करना है तो देखिए, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियो बना रखी है, तुक्का मारने की ट्रिक की। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को पक्का करने के लिए 15 नंबर आप लोग आसानी से ले आओगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहो तो वो वीडियो पहले देख लेना, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो रही बात 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्नों की, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से 15 नंबर आपको मिल जाएंगे 20 में से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उस वीडियो को देख लेना, काम खत्म। अब आप लोगों के शुरू हो जाते हैं भाई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अभी मैं आपको गद्यांश लिखने का ट्रिक बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। देखो, यहाँ पर आपके बोर्ड परीक्षा में खंड बा आता है, जिसमें क्या पूछा जाता है, वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न होता है आप लोगों का गद्यांश का। कौन सा प्रश्न होता है, गद्यांश का, यानी आप लोगों की परीक्षा में इस तरीके से गद्यांश आता है। देख लो भाई, इस तरीके से गद्यांश पूछा जाता है। एक ये गद्यांश है और एक ये गद्यांश है, अथवा में 2 गद्यांश आते हैं, कोई एक गद्यांश करना पड़ता है। और देखो भाई 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये पूरा क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से ट्रिक को फॉलो किया तो 6 में से कम आप 5 नंबर करके आओगे। अगर आपको गद्यांश नहीं भी आता है तो भी आप करके आओगे। देखो, सबसे पहले आप लोगों को बिना पढ़े, जैसे कि आपको गद्यांश नहीं आ रहा है तो ट्रिक कैसे लगाओगे। देखो, सबसे पहले आपके एग्जाम में, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं कि आपके परीक्षा में ये गद्यांश पूछा गया था कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। यानी ऐसा विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो उसे हम लोग खजाने के समान हमें समझना चाहिए। तो ऐसे करके एक गद्यांश पूछा गया है। अब इस पर आधारित 3 प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है इस गद्यांश का कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। क्या पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। यानी लेखक ने जो विश्वास पात्र मित्र है उसकी तुलना किससे की है और क्यों की है। देखो स्टूडेंट, ये तीनों के तीनों प्रश्नों का आंसर आपको इसी पैराग्राफ यानी इसी गद्यांश से मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये पता ही नहीं है कि ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है, ये गद्यांश कहाँ से उठाया गया है, और कुछ भी आपको नहीं पता है, तो फिर इस गद्यांश को आप परीक्षा में कैसे करके आओगे, कैसे आप 6 में 4 नंबर या 5 नंबर लेकर आओगे, वो आप लोगों को यहाँ समझना है। तो देखो, सबसे पहले आपके एग्जाम में संदर्भ पूछा जाता है, जो कि भैया 2 नंबर का आता है, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, 2 नंबर का आता है। अब 2 के 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, आपको बस इतना करना। देखो, इतना लिख के आना एग्जाम में, इतना लिख के आना है आपको एग्जाम में, बस केवल इतना लिख देना आप लोग। बस देखो, इतना आप लिख के चले आना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपको गद्यांश की ट्रिक कैसे लगानी, सबसे पहले आप इस तरीके से लगा दोगे कि विश्वास पात्र मित्र ... और लास्ट का कुछ वर्ड लिख दोगे, जैसे सहायता देंगे। इतना लिख देने के बाद में आप लोगों को संदर्भ हेडिंग लगानी है। ठीक है, संदर्भ हेडिंग लगानी, और संदर्भ के अंदर आपको क्या लिखना है, क्योंकि ना तो आपको चैप्टर का नेम पता है, ना तो जो भी गद्यांश है उसके लेखक का नाम पता है, कुछ नहीं पता है। फिर भी देखो, संदर्भ कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित है, अतः इसके लेखक जी हैं। देखो, यहाँ पर हमने छोटा सा गद्यांश लिखा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि बोर्ड परीक्षा की जब कॉपी पे आप लिखना जाके, तो इसको ना थोड़ा सा छोड़ के आप लोग लिखना। जैसे कि यहाँ आप लोग, मैंने यहाँ पर संदर्भ लिखा है, तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लाइनें बीच में यहाँ पर नहीं छोड़ी हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है कि यहाँ पर इतनी लाइनों में केवल आपको संदर्भ लिखना है, केवल इतनी जगह में, जिससे कि ये संदर्भ आपका 3 से 4 लाइनों में आएगा और
टीचर को देखने में, एग्जामिनर को देखने में ये संदर्भ थोड़ा सा बड़ा लगेगा और फिर वो आप लोगों को अच्छे नंबर 2 में 2 पूरे नंबर दे देगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों का संदर्भ में मतलब कि जो लेखक है उनका नाम लिख दिया है और इस चैप्टर का नाम लिख दिया है, क्योंकि ये हमें पता है, लेकिन आपको नहीं पता है तो फिर आप क्या करोगे, आप इस तरीके से इसका संदर्भ लिखोगे। देखो जैसे मैंने लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित है, अतः इसके लेखक जी हैं। देखो यहाँ पर किस तरीके से मैंने चैप्टर का नेम भी नहीं लिखा, ना लेखक का नेम लिखा, और फिर भी आप लोगों को यहाँ से 2 के 2 नंबर पूरे एग्जामिनर दे देगा। देखो एग्जामिनर को जो चीज़ चाहिए होती है वो है मेन चीज़, आपकी हेडिंग पढ़ी होनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा हैंडराइटिंग भी लिखा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक चीज़ जो ब्लैक पेन से लिखनी चाहिए वो हिंदी है, वो हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है और बस संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर आपको यहाँ से पूरे एग्जामिनर देकर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेगा वो, फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या चेक करेगा। अब देखो चूंकि आप लोगों को रेखांकित अंशों की व्याख्या भी नहीं पता है तो कैसे एग्जाम में करके आओगे। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर आप लोग कि आप लोगों के एग्जाम में ये वाला पद्यांश आप लिख रहे हो, आपको नहीं देखो दोनों पद्यांश आपको नहीं आ रहा है तो कोई एक उठा लोगे रैंडम। अब आप उसकी रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ तक करनी है। तो देखो सबसे पहले आपको इसकी रेखांकित अंशों की व्याख्या नहीं आ रही है तो क्या करोगे। देखो सबसे पहले आप शुरुआत में इतना लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है जिसे ऐसा मित्र मिल जाए। देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको शुरुआत में केवल इतना अपने मन से बना के लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहना चाहता है, बस इतना आपको बना करके लिखना है गद्यांश के अंदर। बाकी इसके बाद पूरा का पूरा जहाँ पर आप लोगों को रेखांकित अंश तक दिया गया है ना, जहाँ पर रेखांकित अंडरलाइन दी गई है, पूरा का पूरा आपको एज इट इज उतार देना है। अगर आप कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो तो आप इतना ज़रूर कर देना कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, क्योंकि ऐसा मित्र हमारे हर एक काम को सुनता है और हमारी अच्छाइयों और बुराइयों को भी सुनता है। ठीक है, तो मतलब ये अपने मन से आप बनाकर लिख सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अगर हम नहीं चाहते कि नहीं बना कर लिखेंगे हम, तो एज इट इज़ पूरा उतार दो। बस शुरुआत में इतना लिख देना मेरे भाई, इतना लिख देना आप लोग शुरुआत में कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहना चाहता है, बस लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा ये टॉपर और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और फिर वो आपको थोड़ा सा चेक करेगा और इस तरीके से 2 नंबर पूरे दे देगा। देखो मैंने आपको बताया कि आप ना तो पढ़ के गए हो ना तो कुछ समझ के गए हो, फिर भी आप बिना पढ़े गद्यांश लिख के चले आओगे एग्जाम में। ठीक है, इस तरीके से 2 नंबर वहाँ मिल गए, 2 नंबर यहाँ मिल गए, 4 नंबर आपके हो चुके हैं कंप्लीट, है ना। अब देखो एक एग्जाम में प्रश्न आता है तीसरा वाला। अब ये प्रश्न मुझे नहीं पता कि इसमें क्या पूछा जा सकता है। जैसे इसमें पूछ दिया गया कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है, तो मेरे भाई अगर आपने ये प्रश्न अगर आपको अच्छे से करना है ना तो इसको एक बार पढ़ लेना। जैसे यहाँ पर दिया गया कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है और विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है, तो लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि से की है। किससे? औषधि से की है। और आप यहाँ पर लिख दोगे कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि से की है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है, तो लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि अर्थात जड़ी बूटी से की है। इस तरीके से लिख दोगे तो 2 नंबर स्टूडेंट आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। और बताइए, आप ये बताइए कि स्टूडेंट कि आप लोगों को कुछ पढ़ा आप लोगों ने, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग कुछ मत पढ़ के जाओ, लेकिन वही बात है कि ना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम दोनों आपके नहीं हैं, मतलब आपको दोनों याद नहीं आ रहे, तो आप ये ट्रिक जरूर लगा देना। आपको कम से कम 6 में से 5 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, राइटिंग आप लोग थोड़ी साफ सुथरी एग्जाम में लिख के आना। और कॉपी देखिए, अगर आपको बोर्ड परीक्षा की हिंदी की कॉपी कैसे लिखें जिससे कि हमारे 70 में 70 नंबर आएँ, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर बना रखी है। कल ही बनाई थी, यानी सुबह की मॉर्निंग में ही बनाई थी, तो वीडियो का लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप देख लेना कि हिंदी की कॉपी एग्जाम में कैसे लिख के आएँ जिससे कि हमारे फुल मार्क्स आएँ। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब अगला जो हम लोग ट्रिक लगाएंगे वो हम लोग पद्यांश में लगाएंगे। ठीक है, कि भैया पद्यांश कैसे बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करके आएँ।
देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी स्टूडेंट आपके एग्जाम में जो अगला प्रश्न आता है वो आता है भाई पद्यांश का। किसका? पद्यांश का आता है। और पद्यांश कितने मार्क्स का आता है? तो ये भी ऑल टोटल आपका 6 मार्क्स का पूछा जाता है। देख लो 6 नंबर का पूछा जाता है ना। चलो अब इसकी ट्रिक लगाते हैं कि इसमें क्या ट्रिक आप लगाओगे। देखो ध्यान से देखो, एकदम बहुत ही अच्छी वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, लेकिन आप लोगों के लिए पेपर से पहले हेल्पफुल वीडियो है ये। देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट पद्यांश पढ़ के जाते हैं और वो एग्जाम में नहीं आता है, तो फिर आपको ये ट्रिक लगाओगे और 6 नंबर में से कम आप 5 नंबर जरूर लेकर के आओगे। और एग्जामिनर का अगर मूड हुआ तो आपको 6 में 6 नंबर पूरे भी दे देगा। देखो कैसे ट्रिक लगाना है, सबसे पहले यहाँ समझो। देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ समझो आप लोग कि आपके एग्जाम में जो पद्यांश आएगा ना, उसमें आप लोगों को शुरुआत की जैसे जो लिखना पड़ता है, जैसे कि आप इसे लिख दोगे कि ऊधो मन ना भय, इतना लिख दिया है ना, और लास्ट में जगदीश लिख दोगे, ऐसे लिखोगे। देखो ऊधो मन ना डॉट 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 करके जगदीश लिख दोगे। ऐसे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि भैया स्टूडेंट ने पद्यांश लिखा है ये वाला। और फिर इसके बाद में इसका संदर्भ लिखोगे। अब क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि ये संदर्भ किस चैप्टर से है, इसके कौन लेखक हैं, कौन कवि हैं इसके, तो कैसे लिखोगे और कैसे आप 2 में 2 नंबर पूरे लाओगे वो जानो। तो देखो ऐसे आप एग्जाम में लिख के आओगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में से संकलित पद के पाठ से लिया गया है। किसके पाठ से? पद के पाठ से लिया गया, अतः इसके कवि जी हैं। देखो इस तरीके से थोड़ा सा आपको अजीब ढंग से लिखना है, लेकिन आपको एग्जामिनर को इस तरीके से भाई लिख के आना है ताकि उसे ये लगना चाहिए कहीं ना कहीं कि नहीं स्टूडेंट ने जो ये संदर्भ लिखा है वो सही लिखा है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम की कॉपी में आप लोगों को संदर्भ थोड़ा सा पतला लिख के लिखना है, ठीक है। मतलब कि पूरा 1 से 2 लाइन में ख़त्म नहीं कर देना है। इस संदर्भ को आपको 3 से 4 लाइनों में लेकर के जाना है, इसीलिए इसको थोड़ा सा पतला करके लिख जाए। एग्ज़ाम की कॉपी में थोड़ा सा पतला करके लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है पूरा ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ऐसे एग्जाम में लिख के चले आना। एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा। वो नहीं ज़्यादा देखता है कि भैया स्टूडेंट ने क्या लिखा है। अगर आपने एक चीज़ ब्लैक पेन से लिख दी है ना, तो बस वो समझ जाएगा कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने एक चीज़ तो लिखी है ना ब्लैक से, तो कहीं ना कहीं टॉपर स्टूडेंट है और इसने सही लिखा होगा, और बस 2 नंबर देकर निकल जाएगा। और इसके बाद देखिए आपके एग्जाम में रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाती है, जो कि पद्यांश में आती है। और एक बात ध्यान देना, जो गद्यांश की व्याख्या होती है वो तो बड़ी इजी होती है, लेकिन पद्यांश की व्याख्या करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो देखो कैसे आप क्या करोगे पद्यांश की व्याख्या। देखो स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो सबसे पहले हेडिंग लगा लो कि रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब हम लोग इसकी व्याख्या करने वाले हैं, और ये वाला गद्यांश यानी ये वाला जो पद्यांश है हम लोगों को नहीं पता कि ये वाला पद्यांश कैसा है और इसका क्या अर्थ है, क्योंकि हमें 1, 2, 3 लाइनों की व्याख्या करनी है। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे ट्रिक लगाएंगे। देखो सबसे पहले आप वही ट्रिक लगाओगे गद्यांश वाली कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहता है। बस इतना कर देने के बाद में आपको एक काम और करना है कि भैया की लगाकर इस विषम्यादि बोधक चिन्ह को लगा देना। बस इतना लगा दोगे, स्टूडेंट एग्जामिनर समझ जाएगा अगर उसने ये चिन्ह लगाया है तो कहीं ना कहीं उसने ये जो चीज़ लिखी होगी 3 लाइनों वाली वो भी सही लिखी होगी, और वो भी आपको इस तरीके से चेक करके 2 नंबर दे देगा। लेकिन अब ये कहेंगे कि इसमें इन 3 लाइनों में जो हमें नहीं आता है फिर हम इसमें लिखेंगे क्या। तो देखो जैसे यहाँ लिखा ऊधव मन ना भय 10-20, तो आपको कुछ भी लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया ऊधव के मन 10-20 नहीं है। अब इसकी अर्थ तो दूसरा है, इसका अर्थ तो इसका दूसरा है, लेकिन आपको अपने मन से लिख कर लिख देना है कि ऊधव मन ना भाई 10-20। तो ऊधव के मन 10-20 नहीं है, एक था वो भी श्याम के संग चला गया है को अवराधे इस। अब देखो मैंने ये भाई ये सही तो अर्थ नहीं है, लेकिन हाँ मैंने लिखा है। लेकिन आप अगर ऐसे लिखोगे, आप देखो कुछ इधर उधर मत लिख के चले आना, इसी से मिलता जुलता कुछ लिख के आना। और देखो आपको शुरुआत में इतना बस लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि, और की के बाद इस विषम्यादि बोधक चिन्ह को लगा देना, और बाकी 3 लाइनों में इतना लिख देना। मतलब कि जो भी आपका पद्यांश है उसी के हिसाब से कुछ लिख देना, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 2 नंबर यहाँ मिल गए, 2 नंबर यहाँ मिल गए, आपके पद्यांश में भी 4 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें तीसरा प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया है, हो सकता हो आपके एग्जाम में तीसरा कोई
अलग प्रकार का प्रश्न पूछ दिया जाए तो उसको भी आप बना करके चले आना। देखो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि इंद्री स्थिल भय केशव बिन ज्यों देही बिनु शीश और उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, यानी प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो इस पंक्तियों में, यानी जो ये पंक्ति आपकी लोगों की है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो देखो हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। हमें भैया 3 अलंकार तो पता है ना, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा अलंकार। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो 3 का याद कर लो, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इन तीनों अलंकारों को आपको कुछ इस तरीके से एग्जाम में लिख के आना है। तो देखो आपको कुछ इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में लिख के आना है इसका आंसर। ऐसे आपको लिख, देखो आप लोग इतना ये सब उतारना मत, केवल आंसर लिख के 7 नंबर डाल देना और ऐसे लिखना कि प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार शामिल हैं। इतना लिख दोगे तो स्टूडेंट एग्जामिनर को ये लगेगा कि इस स्टूडेंट ने शामिल है लिखा है, इसने ये नहीं लिखा है कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। अगर आप ये लिख दोगे कि आदि अलंकार हैं तो फिर वो हो सकता है आपको 1 ही नंबर दे। लेकिन अगर आप ऐसा लिखोगे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार शामिल हैं तो उसे ये लगेगा कि तीनों में से चलो उसने सही लिखा है, शामिल है, तो कहीं ना कहीं है तो अलंकार ही ना, तो कहीं ना कहीं शामिल ठीक है चल जाएगा। तो आपको वो 1 नंबर देगा, या तो आपको 1.5 नंबर भी, और एग्जामिनर का मूड हुआ तो आपको 2 नंबर भी दे देगा। तो मैं बता रहा हूँ ना, एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने नंबर प्रश्न में देगा। ठीक है, तो इस तरीके से गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आता है संस्कृत का गद्यांश लिखना, और इसका ट्रिक आएगा, बहुत ही गजब ट्रिक है। बस देखिए, अगर आपने पहला वाला गद्यांश का पद्यांश का ट्रिक समझ रखा है तो सेम वैसा ही ट्रिक इसका भी है। अब चूंकि ये एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है तो इसको समझते हैं। चलो इसमें क्या ट्रिक आप लगाओगे। देखो सबसे पहले प्रश्न इस तरीके का एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। मतलब कि आप लोगों को संस्कृत का गद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी संस्कृत का गद्यांश जो होता है उसका संदर्भ लिखना है इसमें भी, और इसके बाद में यहाँ व्याख्या नहीं करनी है, यहाँ पर हिंदी अनुवाद करना है। क्या करना है? हिंदी अनुवाद करना है। देखो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो भी आपका संस्कृत का दे रखा है गद्यांश उसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप ये ट्रिक लगा देना। संदर्भ में आप ये ट्रिक लगा देना, संदर्भ इस तरीके से लिख के चले आना और 2 नंबर लेकर आओगे 100%। देखो ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित है। बस काम खत्म, इतना लिख दोगे। और देखो हिंदी को काले पेन से लिख देना, भूलना मत काले पेन से लिखना, हाँ, वरना ट्रिक आपकी ना काम करे तो फिर मत कहना। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे भाई, और आप लोगों को देखिए 2 नंबर मिल चुके। इसके बाद देखो अगला प्रश्न आता है, इसमें हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 3 नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का नहीं पूछा जाता। अब देखो हिंदी में अनुवाद करने के लिए आपको मैं ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, निंजा ट्रिक समझ सकते हो, कि भाई यहाँ पर आप लोगों को संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित करना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, अगर नहीं आता है तो इतना कर देना, 2 नंबर तो ज़रूर मिल जाएंगे अगर 3 नहीं मिलेंगे, कि ये जो भी आप लोगों का संस्कृत में लिखा है इसको कोशिश करना कि हिंदी में ही लिख के आना। मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ विमल सलिल तरंगाया, तो विमल सलिल तरंगाया का ये मतलब इससे यही मत उतार देना यार। अगर आप यही उतार दोगे तो फिर नंबर कट जाएंगे आप लोगों के, फिर नंबर नहीं मिलेंगे। भले आप इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ हिंदी वर्ड लिख के चले आना, लेकिन इसको मत उतार देना। एग्जामिनर की सीधा नज़र चली जाएगी कि इसने तो संस्कृत का वर्ड ही उतार दिया है, और फिर वो आपके नंबर पूरे काट देगा। तो देखो आपको किस तरीके से इसको परिवर्तित करना है हिंदी में। अगर आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप कर लोगे। देखो कैसे करोगे, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले आप इसे लिखोगे। अब देखो जैसे वाराणसी है, तो वाराणसी भाई एक सभी लोग जानते हो भाई जिला है ना, सभी लोग जानते हो वाराणसी मतलब प्रसिद्ध नगरी है। तो इसको तो आप ऐसे एज इट इज़ लिख दोगे
कि ऐसे लिख दोगे कि वाराणसी सबसे प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ था कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, तो ऐसे लिख दोगे कि वाराणसी सबसे प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। और देखो यहाँ लिखा था इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुले स्थिता, तो हमने लिख दिया कि यहाँ बहुत सारे लोग गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं, जबकि इसका हिंदी अर्थ तो कुछ अलग ही है, जबकि इसका हिंदी अर्थ तो कुछ अलग है, लेकिन मैंने तो लिख दिया। अब स्टूडेंट ये मत घबराना कि आपने ये जो लिखा है एग्जामिनर पढ़ेगा और नंबर काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप लोग इसका हिंदी में अनुवाद करो तो हिंदी में ही करना, संस्कृत में मत लिख देना, नंबर कट जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ आप यहाँ पर लिख दोगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगणितः पर्यटका, और सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर कि सुदूरेभ्या दिशेभ्या नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घटनाश्च शोभाम विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति, ठीक है, प्रशंसन्ति। तो बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसे उतारना नहीं है, हिंदी में इसको लिख के आना है, ठीक है। लिख दोगे भाई 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलो, इतना उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिंदी अनुवाद कैसे करना है, इसका संदर्भ कैसे लिखना है। तो अब हम बात करते हैं संस्कृत के पद्यांश की, टॉपिक है। तो चलो अगला प्रश्न हम लोगों का आ गया है भाई, संस्कृत का पद्यांश, कि बोर्ड एग्जाम में संस्कृत के पद्यांश में क्या ट्रिक लगाएं अगर बोर्ड एग्जाम में ना आता हो। तो देखो यहाँ पर आप लोगों का चौथा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, बिना पढ़े कैसे ट्रिक लगाओगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पद्यांश आ चुका है संस्कृत का जो आपने नहीं पढ़ा है, और बहुत सारे स्टूडेंट बिना पढ़े चले जाते हैं। तो ये ट्रिक लगा देना, पूरे नंबर आपको 5 में 4 तो मिल ही जाएंगे। जैसे कि पहला मान लो हमें नहीं आता है तो हमने पहला ही उतार दिया कि अपदो दुर्गामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुखा स्फुटवक्ता चा यो जानती सा पंडिता। अब इसको हम लोगों को लिखना है, तो इस तरीके से उतार दोगे आप लोग कि अपदो दुर्गामी डॉट 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 करके लास्ट वाला शब्द सा पंडिता लिख दोगे, ठीक है, इतना लिख दोगे। संदर्भ में आप ट्रिक लगाओगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अब इतना लिख दोगे पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी को काले पेन से लिख दोगे, चाहो तो संस्कृत खंड को भी काले पेन से लिख देना, और इतना लिख देना लास्ट में कि संस्कृत खंड में से संकलित CG नामक पाठ से लिया गया है। किस नामक पाठ से? CG नामक पाठ से लिया गया है। और एग्जामिनर ऐसे देखेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से, बस इतना चेक कर देगा, 2 नंबर पूरे आपको दे देगा, ठीक है, समझ में आ गया। 2 नंबर दे देगा और आगे निकल जाएगा हिंदी अनुवाद चेक करने के लिए। अब देखो स्टूडेंट, चूंकि यहाँ पर ये जो आप लोगों का 2 लाइनों का पद्यांश आता है, ये भैया 2 लाइन में ही, 3 लाइन में इसका हिंदी अनुवाद आता है, ज़्यादा बड़ा हिंदी अनुवाद इसका नहीं होता है। तो आप कैसे करोगे? देखो, आप एग्जाम में हिंदी अनुवाद जब करना तो इसको संस्कृत का एज इट इज उतार के मत चले आना, वही काम पद्यांश वाला गद्यांश वाला मत कर देना, वरना फिर से नंबर कट जाएगा। तो देखो 2 लाइनों में आप लोगों को कोई भी, आप लोगों को अगर लोकोक्तियाँ याद हो, कोई भी मुहावरा याद हो तो उसको लिख देना। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा था ऐसे, आपस में कभी मत लड़ो झगड़ो मत, आपस में कभी भी लड़ो मत झगड़ो मत, कभी किसी से बुराई मत करो और किसी से जलो मत। तो आपको इस ऐसे एग्जाम में लिख देना है। अब ऐसे करके अगर आप एग्जाम में लिख दोगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कहीं ना कहीं इसने यही कुछ ना कुछ तो लिखा है, इसने कहीं ना कहीं सही लिखा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें मिलता जुलता लिखा है। लेकिन अगर आप ये लिख दोगे जाकर कि अपदो को लिख दोगे उतार के, अपदो दुर्गामी को लिख दोगे दुर्गामी, चा को चा लिख दोगे, तो एग्जामिनर इस तरीके से काट देगा और 1 नंबर भी नहीं देगा। अब आपने ये देखा और अगर आपने ये लिखा हिंदी में तो आपको हो सकता है 2 में से 1 नंबर या 3 नंबर का आता है तो 1.5 नंबर दे दे, और मूड हुआ तो आपको 2 भी दे देगा, अगर और अच्छा मूड हुआ तो 3 भी दे देगा। लो भाई, आप लोगों के पूरे नंबर आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का इसमें है 5 नंबर कि अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर, अब देखो यहाँ पर खंड काव्य आपको लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? खंड काव्य, जो कि एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। अब खंड काव्य के लिए भी हमने भैया अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखी है स्पेशलिस्ट, जो कि 3 मार्क्स का आता है और 3 के 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। कुछ ऐसी वीडियो हैं जो आपको अलग से ही बना रखी है हमने, तो उनका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं। चलिए अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं स्टूडेंट, जो कि हमारा है
कि लेखकों में जो लेखक के जीवन परिचय आते हैं उसके लिए आपको क्या ट्रिक लगाना पड़ता है। देखो, जीवन परिचय एक ऐसी ट्रिक होती है, यानी ऐसी चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं एग्जामिनर सही से चेक करता है। बाकी वो सारी चीज़ सही से ना चेक करे, लेकिन वो जीवन परिचय जरूर अच्छे से चेक करता है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को जीवन परिचय के लिए ये वाली ट्रिक लगानी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेखक के लिए और कवि के लिए दोनों में आपको ये ट्रिक लगानी है, और गारंटी दे रहा हूँ 5 के 5 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। यानी अगर 10 नंबर की बात की जाए, 10 नंबर का जीवन परिचय आते हैं दोनों, तो 10 में 10 नंबर आप लेकर के आओगे। बस इस ट्रिक को लगा देना। देखो ध्यान से एकदम। देखिए भाई, आप लोगों को लेखकों के जीवन परिचय में या फिर कवियों के जीवन परिचय में क्या करना है। तो देखिए भाई, आप लोगों को जीवन परिचय लेखक की हो या कवि की हो, दोनों लोगों के जीवन परिचय में आपको क्या करना है, बस एक काम ध्यान देना है कि अगर आप इसको कुछ नहीं पढ़ के जाओगे तो एग्जामिनर आपको नंबर तो दे देगा। इस तरीके से आप एग्जाम में अगर लिख के आओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से लिख के आओगे, अगर आपको कुछ नहीं पता तो नंबर तो आपको देगा, लेकिन फुल नंबर नहीं देगा। तो अगर आपको इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिख के आना है तो आप लोगों को बस इतना काम कर देना है स्टूडेंट, कि आप लोगों को जीवन परिचय में जो भी जीवन परिचय आप तैयार करो उसका सन याद कर लेना, माता पिता का नाम याद कर लेना, और शिक्षा से संबंधित कुछ चीज़ें याद कर लेना कि उन्होंने कहाँ शिक्षा ग्रहण की थी, कहाँ तक उन्होंने किस किस भाषाओं का कहाँ कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, घर में रहकर प्राप्त किया था, कि इंटर के बाद वो कहाँ चले गए। मतलब ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बीच में लिखने वाली होती हैं, तो ये पता कर लेना कुछ चीज़ें। और उनका देहांत कहाँ हुआ था वो पता कर लेना, तारीख क्या थी वो पता कर लेना। और लास्ट में लिखने के लिए जीवनी रचनाओं में 5 से 6 रचनाएं कोई तैयार कर लेना। बस इतना काम कर लोगे और इसके बाद में इस तरीके का जीवन परिचय तैयार हो जाएगा आप लोगों का। देखो, बहुत अच्छे से जीवन परिचय लिखा गया है और स्पेशल वीडियो बना भी रखी है कि जीवन परिचय कैसे लिखें। तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जा करके वो वीडियो भी आप देख लेना। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए, मैंने पूरी कॉपी में समझा रखा था कि आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखोगे एग्जाम में। अगर आपको नहीं पता है तो उसकी भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, जाकर उस वीडियो को भी देख लेना कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें हिंदी की। भाई 22 फरवरी को वो भी वीडियो बनी हुई है, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय में लगानी है ट्रिक। और जीवन परिचय की केवल एक ट्रिक है कि भाई सन, माता पिता का नाम, शिक्षा संबंधित चीज़ें, देहांत वगैरह ये याद करके चले जाना और इस तरीके का जीवन परिचय लिख के चले आना, जैसा दिखाया मैंने। इसके बाद एग्जाम में आता है आप लोगों का श्लोक, जो कि 2 मार्क्स का पूछा जाता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप श्लोक बना के लिख दोगे, बिल्कुल नहीं कहूँगा। इसीलिए वीडियो को शुरुआत में मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको तैयार करके जानी पड़ेंगी। तो आपको कोई एक श्लोक याद कर लेना है यार, 4 लाइनों का रट लोगे भाई, याद हो जाएगा। 4 लाइनों का श्लोक 2 मार्क्स देकर जाएगा, बेफिक्र होकर कोई एक से 2 याद कर लेना बस। इसके बाद निबंध आता है 7 मार्क्स का, वो मैं आपको बताऊंगा कि निबंध कैसे आपको लिखना है। इसके बाद पत्र आता है 3 मार्क्स का, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, आपके एग्जाम में जो निबंध आता है कुछ इस तरीके से एग्जाम में लिख के आना है। सबसे पहले जो भी आप प्रश्न संख्या डालें लिख देंगे, निबंध लिख देंगे, जो भी आपका निबंध लिखने जा रहे हो उसके बारे में लिख देना, रूपरेखा लगा देना, जो भी आपके पॉइंट आप लिखना चाहते हो उनको लिख देना, और इसके बाद में प्रस्तावना हेडिंग लगा के शुरू कर देना। और इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख के चले आना। और देख लो भाई, अगर आपको कॉपी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखें, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाके देख लेना। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है कि पत्र कैसे लिखें। तो एग्जाम में आपको पत्र कैसे लिखना है, तो इस तरीके से एग्जाम में आपको पत्र लिखना है। सबसे पहले ट्रिक लगानी है, सेवा में लिखोगे। देखो, इस तरीके से आप लिख के चले आओगे, एक लाइन में इसका एड्रेस पर लिख दोगे, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, SSMB इंटर कॉलेज, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, ये जहाँ पर कि हम हैं। ठीक है, इतना लिख देना है। और महोदय हेडिंग लगा के सविनय निवेदन है कि कॉलेज आते समय मेरी मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर की लड़ गई थी, बाकी चीज़ें लिख दोगे। अतः इसी कारण निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, बाकी चीज़ें लिख दोगे। और लास्ट में ट्रिक लगानी है ये कि आप लोगों को ये जो लिखना है भैया, आपको एक कतार में लिखना है इस तरीके से, आपका आज्ञाकारी शिष्य का खा गा, कक्षा 10 डाल के दिनांक डाल दोगे और पूरे नाम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका पत्र। 3 नंबर का पत्र पूछा जाता है तो 3 नंबर आपसे यहाँ से मिल जाएंगे। 7 नंबर का निबंध पूछा जाता है तो 7 नंबर आपको निबंध में मिल जाएंगे।
तो फाइनली इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े हिंदी के पेपर में कैसे ट्रिक लगानी है जिससे कि आप 70 में 55 से 60 नंबर लेकर आओगे, तो वो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। अगर कोई भी स्टूडेंट पेपर से पहले इस वीडियो को देख करके जाता है तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि भैया यहाँ से आसानी से हिंदी विषय में 70 में 55 मार्क्स ईजिली ले आएगा। जो ट्रिक जो निंजा ट्रिक मैंने आपको जिस प्रश्न में बताई है, अगर आपने अप्लाई की तो आप लोग 100% गारंटी है पेपर में फोड़ कर आने वाले हो। बस आपको क्या करना है, कुछ वीडियो जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल रखा है, आप उन वीडियो को जाकर देख लेना और पेपर में जाकर बैठ जाना और अच्छे से पेपर आपका हो जाएगा। बस इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।